7 क्या कहता है, आप सभी लोग भी साथ के साथ लिखते जाइए। अगर आता है तो एक बार वीडियो को पॉज करके उसको कंप्लीट करिएगा, अगर नहीं आता है तो एक बार वहाँ से देख लीजिएगा ताकि फिर दोबारा दिक्कत ना हो और दोबारा से फिर इसको कर सकें। तो क्वेश्चन आप साथ के साथ लिखेंगे। क्वेश्चन कहता है फिनॉल फिनॉल को फिनॉल को क्लोरोफॉर्म फिनॉल को क्लोरोफॉर्म फिनॉल को क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक सोडा कास्टिक सोडा कास्टिक सोडा विलयन के साथ विलयन के साथ गर्म करते हैं गर्म करते हैं तब क्या होता है, तब क्या होगा। तो हमको ये बताना है कि फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं तब क्या होगा। तो बताइए क्या होगा बेटा, ये तो आप कर चुके होंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्लोरोफॉर्म की बात हो रही है, क्लोरोफॉर्म यानी का बताइए CaCl3। हाँ तो यहाँ से क्या करेंगे, तो फिनॉल हमारा ये है, इसके ऊपर क्या OH, और फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ करा दें, फिनॉल की अभिक्रिया यदि क्लोरोफॉर्म यानी का CHCl3 के साथ कराते हैं, ठीक, किसके उपस्थिति में, कास्टिक सोडा बोले तो 3NaOH, इसकी उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनेगा। ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि इसमें सैलिसैल्डिहाइड बनता है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से ये इस तरीके से जो कुछ भी था उसको रहने दीजिए, यानी का पहले फिनॉल और इसी में कौन सा ग्रुप लग जाता है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप लग जाता है। यानी का याद रखने के लिए हम सिंपल ये उपाय याद रखते हैं कि यहाँ पर एल्कोहल था और एल्कोहल से क्या लग गया, एल्डिहाइड लग गया, प्लस 3NaCl प्लस H2O। बात समझ आती है। तो अब इससे क्या हुआ, ये क्या है, देखिए पिछली वीडियो में भी हमने देखा था, उसी की तरीके से सेम ये है। कभी कभी इसकी संरचना पूछी जाती है या फिर कोई भी आता है तो कहता है कि सैल्डिहाइड का संरचना क्या है या सूत्र क्या है, तो आप लिखेंगे इसको सैलिसैल्डिहाइड। सैलिसैल्डिहाइड ये है। तो इस तरीके से होता है कि क्लोरोफॉर्म को, वो फिनॉल को क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक सोडा के साथ विलियम के साथ इसको क्या कर दिया जाए, अगर इसको गर्म कर दिया जाए तो इस तरीके से सैलिसैल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। इसी में एक एक दो ग्रुप थे, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, क्वेश्चन नंबर 28 भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है आप लोग कर सकते हैं क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 28 कहता है फिनॉल से क्लोरोबेंजीन बनाइए, क्लोरोबेंजीन। आप लोग एक बार प्रयास करके देखें कि फिनॉल से क्लोरोबेंजीन किस तरीके से बनाई जाती है। फिनॉल से क्लोरोबेंजीन बनाइए, बना सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सरल भी है। फिनॉल बोले तो ये है फिनॉल, और फिनॉल की रिएक्शन यदि हम PCl5 से कराते हैं और इसके साथ साथ इसको क्या करें, हीट भी कर दें, तो क्या बनेगा बताइए। अरे ये तो आपने पढ़ी थी, यहाँ Cl लग जाएगा और प्लस क्या बनेगा, POCl3 प्लस Cl। ये क्या है, ये फिनॉल है कि नहीं फिनॉल, और फिनॉल से ये किस में बदल गया, क्लोरोबेंजीन में। बदला कि नहीं बदला, क्लोरोबेंजीन में। तो इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बात क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सरल भी है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि फिनॉल से
टॉलरीन में बदलिए। अब देखिए पिछली वीडियो अगर आप देख के आए होंगे तो आपको सारा कुछ पता होगा कि टॉलरीन क्या होता है, किस तरीके से कन्वर्ट किया जाएगा। तो बताइए फिनॉल से टॉलरीन बनने की कोई विधि हो। वेरी गुड, आपके पास बहुत अच्छी विधि है। अगर ध्यान से देखें तो इसमें फिनॉल की अभिक्रिया कराई जाती है। किसके साथ कराना है? तो फिनॉल से पहले बेंजीन बना लेते हैं। तो फिनॉल से बेंजीन कैसे बनेगा बताइए। हाँ, कॉपर चूड़ के साथ रिएक्शन करा दो और इसको थोड़ा सा गर्म कर दो। ठीक, तो जब इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो ये क्या बनता था, ये बेंजीन बन जाती थी। बनती थी कि नहीं बनती थी? और इसके साथ साथ इसमें क्या निकलता था, ZnO। याद है, ये रिएक्शन हमने कराई है। जब ZnO बनता था उसके बाद क्या होता था बताइए। अगर मैं इसके साथ इसकी अभिक्रिया करा दें कि एक फेडल क्राफ्ट वाली अभिक्रिया अगर इधर से करा दी जाए, यानी का CH3Cl और किसकी उपस्थिति में, AlCl3 की में, और वो भी कैसी, निर्जल। इस तरीके से अगर करा दे, निर्जल AlCl3 प्लस HCl के साथ करा दी जाए तो यहाँ से क्या होता है, इस बेंजीन पे क्या लग जाएगा, CH3 लग जाएगा। CH3 लगा, और ये CH3 किसका फार्मूला होता है, अरे ये तो टॉलरीन का फार्मूला है। और अब क्या हमको यही लाना था? हाँ, हमको यही लाना था। तो इस तरीके से हमने क्या किया, फिनॉल से टॉलरीन में बदल दिया। तो आप देखते रहिएगा कि फिनॉल से टॉलरीन में किस तरीके से बदला गया, किस तरीके से हमने फिनॉल से क्लोरोबेंजीन में बदला। अगर आप पहली बार यहाँ से देखकर करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से देख लीजिएगा और कर लीजिएगा। हमारा मेन मकसद ये हो जाता है कि हम लोग, मेन मतलब ये है कि एक बार अगर आप कर लें तो दोबारा से बिना देखे कर सकें तो अच्छी बात है, यहाँ कुछ सीख रहे हो, वरना तो थोड़ा सा दिक्कत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 30 में बेटा दिया गया है कि फिनॉल से बेंजीन बनाइए। अब देखिए फिनॉल से बेंजीन बनाने के लिए क्या है, या फिनॉल ये है और फिनॉल से बेंजीन तो बन ही जाएगा, तो यही वाली अभिक्रिया है, तो ये क्वेश्चन नहीं करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिनॉल से टॉलरीन, टॉलरीन, वो टॉलरीन तो अभी बनाया था, एनिलीन बना दीजिए। अच्छा, एनिलीन जानते क्या होता है? जानते होंगे, अब तो नाम क्लियर हो गए होंगे क्योंकि दूसरा चैप्टर ऑर्गेनिक का है। टॉलरीन होता है बेंजीन के ऊपर NH2। तो मुझे लगता है कि ये तो आपने कर ली होगी, ये तो सिंपल है क्योंकि इसमें ये है क्या, फिनॉल, और फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ कराना है, इसकी रिएक्शन करा दें अमोनिया के साथ, यानी कि NH3, और इसमें क्या डाल दें, ZnCl2 डाल दें, और कितने तापमान पर, लगभग 300 डिग्री सेल्सियस पर। अगर ऐसा करते हो तो ये एनिलीन बन जाएगा, यानी कि यहाँ से जाके क्या लग जाता है, यहाँ NH2 लग जाएगा। बात क्लियर है? तो किस तरीके से NH2 बना मालूम, इस तरीके से हम ये क्या बना सकते हैं, एनिलीन बना सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम फिनॉल से एनिलीन बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप करते रहेंगे तो सारा का सारा आपका ये हो जाएगा। आप देखिएगा, अब एक बार पहली बार में अगर नहीं आया तो आपने दूसरी बार इन क्वेश्चनों को क्या किया, एक बार इसको देखकर कर लिया, तो नेक्स्ट टाइम अगर ये क्वेश्चन आप साथ के साथ लिख रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम में आप क्या होगा कि इनको अच्छे से लिख लेंगे। तो फिनॉल में मेरे टॉपिक में इतने ही इंपॉर्टेंट मुझे क्वेश्चन लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगर देखें तो ईथर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 में बेटा ईथर से है। तो 31 में देखिएगा क्या था, एक क्वेश्चन आया था जिसमें लिखा था CH3O सिंगल बॉन्ड CH3, ये आप भी जानते ईथर है। इसका सामान्य नाम पूछा था, इसका सामान्य नाम क्या है, और इसका दूसरा नाम और पूछा था कि IUPAC नाम बताइए। तो देखिए सामान्य नाम तो क्या होगा, ये दो कौन, एक इधर लगा है और एक इधर लगा है CH3। तो सामान्य नाम के लिए इस तरीके से देखते हैं कि O के इधर क्या है और O के इधर क्या है। तो आप देखेंगे तो दो CH3 हैं, तो इसलिए इसको बोला गया डाई मेथिल। बात क्लियर? और ये है कौन सा ग्रुप, ईथर, तो इसका नाम हो गया डाई मेथिल ईथर। ये इसका सामान्य नाम हो गया। अब उसमें क्या होता है IUPAC में, IUPAC में क्या होता है कि इस ग्रुप में इसको दो भागों में बांटते हैं, एक भाग यहाँ से इधर और एक भाग इधर। तो दो भाग कट गए, तो एक वाले भाग को बोलते हैं, एक है तो मैथ, दो तो एथ, प्रोप, इस तरीके से ब्यूट, पेंट। तो अब इधर आइए, तो इधर देखें तो इसको पूरा वाले पार्ट को लिखेंगे। सबसे पहले O को साथ लिखें तो एक ग्रुप है, तो एक के लिए क्या बोला था, मैथ,
और O है तो मैथऑक्सी, मैथऑक्सी। बात क्लियर है? तो मैथऑक्सी। अब इधर कितना कार्बन है? एक, तो मैथऑक्सी एथेन, एथेन। तो इसका ये IUPAC नाम हो जाएगा मैथऑक्सी एथेन। बात क्लियर? तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि 1 नंबर में आया था। इसकी एक सामान्य नाम भी पूछा था और इसका IUPAC नाम भी पूछा था। अगला क्वेश्चन देखें ईथर से। तो ईथर से क्वेश्चन नंबर 32 देखें तो क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, एक क्वेश्चन था, ईथर को रंगीन बोतलों में पूर्ण रूप से भरकर रखा जाता है, क्यों? अच्छा, आपको भी पता होगा। पहले क्वेश्चन लिखिएगा। जो हमारे ईथर्स हैं, जितने भी ईथर हैं, तो ईथर को रंगीन बोतल में पूर्ण रूप से भरकर रखा जाता है, भरकर रखा जाता है, क्यों? तो ये क्वेश्चन पूछा है कि ईथर को रंगीन बोतलों में पूर्ण रूप से भरकर क्यों रखा जाता है। तो इसका आंसर हम आपको बताएं तो ऐसे समझिएगा कि जो हमारा ईथर होता है, ये ईथर क्या है कि सूर्य के प्रकाश में, ईथर सूर्य के प्रकाश में क्या है कि ईथर जो है वो सूर्य के प्रकाश में क्या करता है, वायु से ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश में क्या करेगा, वायु के साथ, तो वायु बोले तो ऑक्सीजन के साथ अवक्रिया कर लेता है। और जब अवक्रिया कर लेगा, सूर्य के प्रकाश मिला और वायु मतलब कि ऑक्सीजन मिली, तो ये पेरोक्साइड बना देता है। क्या बना देता है? पेरोक्साइड बना देता है। और जैसे ही ये पेरोक्साइड बनाता है, ये जो पेरोक्साइड होती हैं ये विषैली प्रकृति की होती हैं। कैसी होती हैं? ये विषैली होती हैं। तो इनसे बचने के लिए ईथर को कहाँ रखा जाता है? उसमें रखा जाता है। बात समझ में आती है? जो ईथर है, ईथर सूर्य के प्रकाश और वायु बोले तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या करता है, पेरोक्साइड बना लेता है। और पेरोक्साइड का नेचर कैसा होता है? पेरोक्साइड का नेचर होता है कि इनकी प्रकृति होती है कैसी, विषैली होती है। तो इन सबको बचाने के लिए, इसको विषैला बनने से बचाने के लिए इसको किस में भरा जाता है? इसे रंगीन बोतलों में भरा जाता है। बात क्लियर है? हाँ या ना? यस। नेक्स्ट, तो इसका आंसर आप सभी लोग लिखें। हम बोल सकते हैं कि ईथर सूर्य के प्रकाश, ईथर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अपने पेरोक्साइड बनाती है, अपने पेरोक्साइड बनाते हैं, जो विषैली प्रकृति के होते हैं। इससे बचने के लिए ईथर को
ईथर को रंगीन बोतल में पूर्ण रूप से भरकर रखा जाता है, भरकर रखा जाता है। बात क्लियर हो रही है यहाँ तक? किस तरीके से मैंने बताया, जो चीज़ बताई थी सेम वही आंसर है। एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे कोई ईथर है, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O और CH2 CH3, ये ईथर है। ये ईथर हो गया कि नहीं हो गया? इस ईथर की अभिक्रिया किसके साथ? ऑक्सीजन, या चले O, ठीक। और किसकी उपस्थिति हो जाती है? सूर्य की, सूर्य के प्रकाश, या सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश आया, जैसे ही सूर्य का प्रकाश, तो होता क्या है कि अपनी परऑक्साइड बना लेता है, यानी कि CH3 CHO और CH2 और CH3, और यहाँ पर जाके लग जाता है OCH। अब देखिए OCH नहीं, OOCH, डबल OCH, तभी तो इसका परऑक्साइड हो गया। तो ये बन गया ईथर परऑक्साइड। अब समझो, परऑक्साइड ये इस तरीके से ईथर का परऑक्साइड बन जाता है। ये है सिंगल बॉन्ड डबल OH, तो ईथर का ऑक्साइड बन जाता है। और ये कैसा होता है? विषैला प्रवृत्ति का होता है, तो इसलिए ये हमको नुकसान कर देता है। तो इसलिए इस ईथर को बचाने के लिए हम इस तरीके से उपयोग करते हैं, और सूर्य इसको फुल भर के इसलिए रखते हैं। बात क्लियर यहाँ तक? तो क्वेश्चन नंबर 32 को हम इस तरीके से करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 33 देखें नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 33 कहता है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप साथ के साथ बेटा लिखते चलें। अब मैं ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जहां से इंपॉर्टेंट इसकी रिएक्शन पूछी गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एथिल ब्रोमाइड सोडियम एथॉक्साइड ब्रोमाइड सोडियम एथॉक्साइड के साथ क्रिया करे, के साथ क्रिया करता है, तब बताना है क्या होगा। जब एथिल ब्रोमाइड बोलें तो C2H5 Br, एथिल ब्रोमाइड के साथ किसके साथ करा दें? सोडियम एथॉक्साइड के साथ, यानी का C2H5ONe, यही तो होता है सोडियम एथॉक्साइड। यानी का इसकी अभिक्रिया एथिल ब्रोमाइड के साथ करा दी जाए, तब क्या होगा? अगर आप ये देखें तो ये अभिक्रिया है, कौन सी है? ये अभिक्रिया बोली जाती है विलियमसन संश्लेषण। कौन सी अभिक्रिया? विलियमसन संश्लेषण। आप लिख लीजिए विलियमसन संश्लेषण। इसमें क्या होता है बेटा कि ये जो है, ये अभिक्रिया हम आपको बता रहे हैं, आप इस तरीके से करिए। इस अभिक्रिया के लिए C2H5 Br, ठीक, प्लस इधर से क्या है कि NaO और C2H5। यहाँ से होता ये है Br और Na एक साथ करके क्या बना लेते हैं? NaVr, और बच्चा जो ये इस तरीके से लग जाएगा। तो किस तरीके से लगेगा? C2H5, उसके बाद O यानी कि सिंगल बॉन्ड O, फिर C2H5, ठीक, और इसको बाहर निकाल देते हैं। तो बाहर क्या निकल जाएगा? HBr। तो ये इस तरीके से क्या बनेगा? डाई एथिल ईथर बनेगा। अभी इसका कॉमन नाम देख के आए थे, किस तरीके से सामान्य नाम लिखा था? डाई एथिल ईथर। बात क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 33 को हम इस तरीके से रिएक्शन को याद रख सकते हैं और अच्छे से कर भी सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के, अच्छा ये रिएक्शन इसलिए लिख के दिखाई दी ताकि आपको क्लियर रहे कि किस तरीके से ये लिखी जाती हैं। तो लिखिए हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 34 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है मैं, लेकिन एक एक बार सारे क्वेश्चन करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि एथिल अल्कोहल
एथिल अल्कोहल के अधिकाय, एथिल अल्कोहल के अधिकाय को सांद्र H2SO4 यानी का सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। अब देखिए बेटा, ये क्वेश्चन हमने अल्कोहल वाले में कर चुके हैं, क्योंकि अल्कोहल वाले में आया था ना कि एथिल अल्कोहल को अलग अलग तापमान पर दिखाइए, तो हमने 100 डिग्री सेल्सियस पे किया था, 140 डिग्री सेल्सियस पे किया था। तो ये वही वाला क्वेश्चन है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिछले वीडियो देख के आते हो तो आप ये अगर देख के आए होगे तो ये क्वेश्चन आपने बहुत जल्दी कर दिया होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एथिल अल्कोहल बोले तो C2H5OH, एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ, सांद्र H2SO4 के साथ करा दी जाए। अगर इसके साथ आप अभिक्रिया कराओगे तो क्या बनेगा बेटा, याद है कुछ? बिल्कुल सही है। इस तरीके से इसके साथ ये जुड़ जाता है और यहाँ से पानी बाहर निकल जाता है। यानी कि आपको वहाँ पर भी समझाया था, 2 H यहाँ पर है, एक H इसके साथ चला जाएगा तो क्या होगा, H2O, और पूरा जुड़ जाता है H के साथ, यानी कि C2H5 H ही तो बचा, क्योंकि 2 H थे, एक इसके साथ चला गया तो H2O हो गया और HSO4। तो इस तरीके से ये कंपाउंड बनता है। कितना तापमान था, 140 डिग्री सेल्सियस के साथ। ठीक है, इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन बताया था। अगर आप वहाँ से पढ़ के आए होंगे तो ये क्वेश्चन आपने जरूर कर लिया होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखें। अगर क्वेश्चन नंबर 35 देखें तो 35 भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 35 लिखा है डाई एथिल, कहाँ, इस तरीके से लिख सकते हैं, डाई एथिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका इतना ही कर लीजिए। डाई एथिल ईथर को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी कि PCl5 के साथ क्रिया कराई जाती है, ठीक। तो डाई एथिल ईथर को PCl5 के साथ अब क्रिया कराई जाए, यानी कि C2H5O C2H5, यही तो हो गया डाई एथिल ईथर। अभी हमने यहाँ भी लिखा था डाई एथिल ईथर, देखो अब तो फार्मूला पता होना चाहिए। डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, PCl5 के साथ। PCl5 के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तो बेटा यहाँ से ये बनेगा, Cl यहाँ से जाएगा, HCl इसका, ठीक है। तो इस तरीके से 2C2H5Cl, बात समझते हैं, एथिल क्लोराइड बन जाता है। क्या बन जाता है, एथिल क्लोराइड बन जाता है। एथिल क्लोराइड बना, एथिल क्लोराइड जब बनेगा और इसके साथ साथ इसमें P ये है, यानी कि POCl3 बनता है, POCl3। तो इस तरीके से ये अभिक्रिया हो जाती है। तो हमको ये भी इम्पोर्टेंट है, ये साथ के साथ याद रखनी चाहिए कि क्या कैसे बनता है, इस तरीके से बना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखें तो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 इम्पोर्टेंट अपने आप में इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन आपने किया होगा, अगर किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो आज कर लीजिए। वैसे ये क्वेश्चन हम अगर आपको बताएं तो ये सन 98 से देखें तो 98, 2002, 2007, 2012, 2014 और 2016 ये आया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इस इतने साल तक आए हुए क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। हमको उम्मीद है कि अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और बाकी की तैयारी आपकी चली रही होगी, सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, अगर नहीं हुआ होगा तो होने वाला होगा। तो इसलिए आप बेटा समय ज़रूर निकालें और इसको पढ़ें ज़रूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल की वाष्प, एथिल अल्कोहल की वाष्प 250 डिग्री सेल्सियस पर 250 डिग्री सेल्सियस पर निर्जल एल्यूमिना पर
निर्जल एल्यूमिना पर प्रवाहित करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो बताइए क्या हो जाएगा। एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल बोले तो 2C2H5OH, एथिल एल्कोहल, ठीक। किसके साथ, यानी का निर्जल, ये प्रक्रिया है पूरी, Al2O3 कितने तापमान पर, 250 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये बोला जाता है निर्जलीकरण। अब तो समझ आ गई होगी ये कौन सी अभिक्रिया है, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण में तो ये बनती है, निर्जलीकरण में ये 2 बार है तो पानी यहीं से बाहर निकलेगा, तो यह बनता है C2H5O, C2H5, यानी का डाईएथिल ईथर बन जाता है। बात क्लियर है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 37 बोला है कि एथिल डाई ईथर, अब तो क्लियर हो गया होगा, कई बार आया, इसी में आया है। डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर की सांद्र हाइड्रो आयोडिक अम्ल, के साथ क्रिया कराई जाती है, के साथ क्रिया कराई जाती है, तो क्या बनेगा, तो देखिएगा। डाई एथिल ईथर बोले तो C2H5O, C2H5, इसके साथ हाइड्रोआइडर यानी का HI, और कैसा, सांद्र, तो इसके साथ कराओगे तो बेटा बनेगा C2H5I प्लस H2O। इसका नाम क्या है, इसका नाम है आइडो एथेन। क्या बनता है, आइडो एथेन। बात समझते हैं। तो किस तरीके से आइडो एथेन बना, तो इस तरीके से आइडो एथेन बन जाता है। क्लियर। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप बताइए। नेक्स्ट, और आज के लिए हम फिर इतना ही रखेंगे क्योंकि रिएक्शन ज़्यादा हो रही हैं तो साथ के साथ याद करने में दिक्कत हो जाती है। आप लिख रहे होंगे तो मुझे लगता है कि दिक्कत नहीं होगी। दिन में एक या 2 बार इसको रिवीजन अवश्य करें। तो क्वेश्चन नंबर 38 लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि डाई एथिल ईथर, अब तो देखिए नाम याद हो गया होगा, फॉर्मूला डायरेक्ट आ रहा होगा कि इसका फॉर्मूला क्या है, क्योंकि हर क्वेश्चन में इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन विगत वर्ष में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और कुछ इसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं, इसलिए आपके लिए प्रत्येक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो डाई एथिल ईथर को या डाई एथिल ईथर की एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराई गई, यानी कि क्रिया कराई जाए तो क्या बनेगा। तो एसिटिल क्लोराइड तो समझते होंगे, यानी कि डाई एथिल क्लोराइड बोले तो C2H5O और C2H5, इसकी किसके साथ, एसिटिल क्लोराइड यानी का CH3COCl, यही तो होता है एसिटिल क्लोराइड। तो अगर इसके साथ कराओगे तो बनेगा C2H5 प्लस CH3COO2H5। बात यहाँ तक क्लियर है। तो बेटा इस तरीके से ये होता है। तो ईथर में आपको इतनी महत्वपूर्ण रिएक्शन है जो आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको यहाँ तक याद होती हैं तो आप समझ लीजिए कि ज़्यादातर रिएक्शन ईथर की आपको याद है। तो हमने पहले दूसरे पार्ट में देखा कि किस तरीके से, उसके बाद अल्कोहल की रिएक्शन है और अल्कोहल से इम्पोर्टेंट जो परीक्षण थे वो भी हमने कराए। उसके बाद फिनॉल में भी कराया जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे, और उसके बाद हमने
ईथर में देखा। तो इस तरीके से ज़्यादा समय कम है, तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन देने का, ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल एवं इम्पोर्टेंट देने का प्रयास किया है। आपके प्रयास तक आप हम यहाँ तक हैं। बेटा चैनल अभी हमारा ज़्यादा ग्रो नहीं है।